हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एएनए पे। क्लास 10th के फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मिरर फार्मूला। आज हम आपको मिरर फार्मूला डिराइव करना बताएंगे। मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f आप लोग जानते होंगे फोकल लेंथ होता है और u क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और v हमारा इमेज डिस्टेंस को डिनोट करता है। u और v जो नया टर्म है आपको जानना है, अभी फोकल लेंथ के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो इसी को आज हम प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। ये आप किसी भी मिरर में कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर में भी कर सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, फार्मूला हमेशा क्या आएगा? एक जैसा सेम ही आएगा। लेकिन इस फार्मूला को डिराइव करने से पहले इस फार्मूला में जो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ज्योमेट्री का, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। बहुत बच्चों को ये पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वो 2 मिनट के लिए अगर इसे देख लेंगे तो आपको डेरिवेशन समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? वो कॉन्सेप्ट हमारा है सिमिलर एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। क्या है? सिमिलर एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, इसका नाम हम रख देते हैं ABC। दूसरा ट्रायंगल इसके नीचे ले लिया, इसका नाम रख देते हैं PQR। अब आप कहिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका? तो ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं इसके क्या होते हैं? शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि शेप दोनों की आकार आकृति क्या होती है? सेम होती है, बराबर होती है। मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी राइट एंगल ट्रायंगल ले, आप किसी भी ट्रायंगल में ये कर सकते हैं, ये वैसा ही आएगा। और दूसरा पॉइंट अब लेके चलते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो शेप तो सेम है, लेकिन डायमेंशंस आर नॉट इक्वल। अभी मैंने आपको बताया कि शेप क्या है? सेम है, लेकिन डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगे। ये जो AB है ये कुछ और डायमेंशंस का होगा, ये PQ कुछ और डायमेंशंस का होगा, AC कुछ और डायमेंशंस का होगा, PR कुछ और डायमेंशंस होगा। यानी कि सबका डायमेंशंस क्या होगा? अलग अलग होगा। और तीसरी बात जो हमें है, ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। अब ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम मैंने ये लिखा है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल को लेंगे। अब ट्रायंगल A के लिए, ट्रायंगल ABC में एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? ट्रायंगल PQR के लिए एंगल P। उसी तरह से B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? Q। और C का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? R। यानी कि ये तीनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। जितने ये होंगे उतने ही ये होंगे, जितना ये होगा उतना ही ये, मतलब तीनों क्या होंगे? अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर के होंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए कुछ तो चाहिए कि अगर 2 ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान लेंगे कि सिमिलर एंगल ट्रायंगल है? इफ 2 एंगल्स आर सेम देन corresponding third angle are also same। अगर किसी तरह से हमें पता चल जाए कि कोई भी 2 एंगल जो है वो सेम है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? सेम हो जाएगा। अगर कोई भी 2 एंगल जो हैं आपस में सेम है, मान लीजिए कि एंगल A और एंगल P सेम है, एंगल B और एंगल Q सेम है, तो एंगल C और एंगल R ऑटोमेटिक क्या होगा? सेम होगा। इसे पहचानने का एक और तरीका है, वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि एक साइड हमने ले लिया AB और दूसरा साइड PQ। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज जो होते हैं, अब पहला साइड हो गया AB/PQ, दूसरा साइड हो गया हमारा AC/PR, और तीसरा साइड हो गया BC/QR। तो ये तीनों साइड्स के जो रेशियोज होंगे ये क्या होंगे? एक बराबर होंगे। तीनों साइड्स के रेशियोज हमेशा क्या आएंगे? एक बराबर आएंगे। तो ये 2 तरीके हैं पहचानने के। तो इन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए हम जो है प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग
कॉनकेव मिरर की तरफ। कॉनकेव मिरर में हम लोग प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। तो लीजिए हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब कॉनकेव मिरर बनाने के बाद कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आप लोग को पता है, पी से डिनोट करते हैं। और इससे होकर क्या गुजरता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है। इससे होकर एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है। तो लीजिए हमने इससे होकर एक प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या किया, गुजार दिया। यहाँ पे फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात जो जानना है, कॉनकेव मिरर में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन जस्ट पिछले क्लास में बताया है। इमेज फॉर्मेशन 6 इमेज फॉर्मेशन मैंने कॉनकेव मिरर में आपको बताए थे। तो उस इमेज फॉर्मेशन में हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे रखा था और उसके बाद किया था। तो हम कहीं भी रख के कर सकते हैं, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हमको सी पे रखना है, सी पे रख के डिराइव कर दीजिए। सी एफ के बीच में रखना है, वहाँ रख के डिराइव कर दीजिए। तो कहीं भी रख के डिराइव कीजिएगा, फॉर्मूला में कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम कहाँ रखते हैं, तो मैं रखता हूँ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ। अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसका भी हम नाम रख देते हैं। तो इसका नाम मैंने ओए रख दिया कि ओए एक ऑब्जेक्ट मैंने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। अब इमेज फॉर्मेशन के रूल से रूल नंबर हमारा क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेज निकलती है, पैरेलल लाइट रेज, तो वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी। और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वह कहाँ से होके गुजरेगी, तो वह फोकस से होके गुजरेगी। देखिए फोकस से होके ये गुजर गई, पहला रूल। दूसरा रूल हमारा क्या था कि उसी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज आएगी और वो फोकस से होके गुजरेगी। और फोकस से होके गुजरने के बाद वह मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एक पैरेलल लाइट खींच देते हैं, क्योंकि ये लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसी पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ओए जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहाँ बना, हमारा इस पॉइंट पे बना। इसको भी कुछ नाम रख देते हैं, इसको IG नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, IG नाम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि पोल जो पॉइंट है उससे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देते हैं। हमने क्या किया, पोल के सटते हुए एक टेंजेंट खींच दिया। क्यों खींच दिया, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। क्यों खींचा स्पर्श रेखा, क्योंकि अब हमें कुछ नेमिंग करनी होगी कि ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो कुछ भी नहीं होता है, मिरर पे के प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ से पोल के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देख लीजिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। और अब क्या करना है, दूसरी बात जो है वो क्या है कि ये टेंजेंट के और इस मिरर के बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस खाली नज़र आ रहा होगा। ये चूंकि ये डिफरेंस बहुत कम है इसलिए इसको क्या मान के चलेंगे, निगलेक्ट मान के चलेंगे। ऊपर भी इस पोजीशन पे भी इसको निगलेक्ट मान के चलिए, इस पोजीशन पे भी निगलेक्ट मान के चलिए। तो अब क्या हुआ कि हमारा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ओए, उस पोजीशन से लेकर के ये जो हमने टेंजेंट खींचा P तक, टेंजेंट खींचा, इसको हम देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U नाम दे देते हैं। उसी तरह से जहाँ पे इमेज बना वहाँ से टेंजेंट के तरफ हम एक लाइन खींच के इसको क्या नाम देते हैं, V नाम दे देते हैं, क्योंकि ये भी जगह क्या है, निगलेक्ट मान के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आते हैं एक और। अब ये तो आपको पता ही है कि पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बस इसी चीज़ को आप यहाँ पे अब लिख दीजिए। क्या लिखिएगा आप कि इसको B पॉइंट दे दीजिए, इसको D पॉइंट दे दीजिए। तो आप लिख दीजिए कि AB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट AB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो U से डिनोट करते हैं। उसके बाद I से लेकर D तक, तो ID लिख दीजिए आप। ID हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है।
जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, भी लिख दिया हमने। और हमारा पी एफ तो पहले से आप लोगों को पता है कि क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो एंगल यहाँ पे सिमिलर एंगल ट्रायंगल की तरफ बन रहे हैं। तो मैं इसे अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए दो एंगल लेते हैं। सबसे पहले हम ये एंगल ले लेते हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से, जिससे आप लोग को पता चले कि किन दो ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। एक इसकी बात करेंगे और एक इसकी बात करेंगे, जो कि हमारा सिमिलर एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, अब इस दो ट्रायंगल को आप बस देखिएगा और किसी को मत देखिएगा, बस इस दो ट्रायंगल को आपको देखना है। इस दो ट्रायंगल में देखिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में इसे कहते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। किसी भी त्रिभुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए एफ ओ ये बराबर है एंगल, देखिए ए एफ ओ, और जो एंगल हमें बराबर करना रहता है उसे बीच में रखते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं ए एफ ओ। ये बराबर है किसके, या तो आप डी एफ पी लिख दीजिए या पी एफ डी लिख दीजिए। तो चलिए हम लिख देते हैं डी एफ पी, एंगल डी एफ पी के। अब कैसे बराबर है, तो उसको बगल में लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इससे क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब दूसरी बात देखते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, बराबर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का ही होता है। तो ये भी 90 और ये भी 90 है। तो अब फिर से हम लिखेंगे एंगल ए ओ एफ, ये बराबर है डी पी एफ के, एंगल डी पी एफ के। कैसे, तो फ्रॉम राइट एंगल, फ्रॉम किससे, राइट एंगल से। ठीक है, राइट एंगल से बराबर हो गया। अब सिमिलर एंगल ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, वो क्या बताया था कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल क्या होगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब हमारा ओ ए एफ ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ डी पी के। किसके, एंगल एफ डी पी के। देख सकते हैं एफ डी और पी के बराबर हो जाएगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम आगे क्या करेंगे, अब जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था कि रेशियो के हिसाब से निकालते हैं, तो देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OA है, ये और इसका रेशो DP का रेशो, तो ठीक है लिख लेते हैं OA बाय DP। क्या लिख दिए, OA बाय DP। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा OF और FP के। OF और FP के तीनों साइड लेना है, तो OF और FP के। मैं इसे ब्लू कलर से कर देता हूं क्योंकि रेड कलर से बहुत बच्चों को परेशानी आती है। DP वो बस समझाने के लिए कि इमेज में आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यूज़ किया था रेड कलर का। OF बाय FP कर दिया। अब तीसरा एंगल जो हमारा, तीसरा साइड जो हमारा है AF है। क्या है, AF है। ये किसके हो जाएगा, FD के। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। देख लीजिए OA बाय PD, OF बाय PF, AF बाय FD। तो ये तीनों साइड्स क्या हैं, इनके रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है।
तो अब इसमें क्या करना है कि आप इस पोर्शन को हटा दीजिए, इस पोर्शन का हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस पोर्शन को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, सिर्फ इसको ध्यान में रखिए। तो OA क्या है, OA क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमारा कितना हाइट का है वो पता चलता है। तो OA को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है HO, इसका मतलब होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय DP क्या है। अब आपको पता है कि फोकस से आती हुई कोई रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो पैरेलल चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस हर एक जगह पे क्या होगा, सेम होगा। यानी कि देखिए कि यहाँ पे जो हमारा इमेज बना हुआ था इसका डिफरेंस यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा और यहाँ भी उतना ही होगा। तो DP जो हमारा होगा वो हम क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल हैं, इसीलिए DP के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, हाइट ऑफ इमेज लिख देते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं OF की। ये OF क्या है, तो देखिए क्या है OF, O से लेके F तक का डिस्टेंस, ये क्या है, OF है, ठीक है, ये OF है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि OF कैलकुलेट कीजिए। तो OF कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, OP जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा O से लेके P तक, आप देखिए O से लेके P तक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, पोल से इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को अभी मैंने ऊपर डिनोट किया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि U। तो OP को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो OF बराबर लिख दिया मैंने पहले OP, और OP में अगर मैं PF को माइनस कर दूं, तो अगर इस OP में मैं PF को माइनस कर दूं तो हमारा OF आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इतने बड़े लाइन में इतना छोटा लाइन को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो OP में हम क्या करते हैं, FP को माइनस कर देते हैं, कर दिया। अब OF के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, OP हमारा क्या था, U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और FP हमारा क्या है, आप देख लीजिए FP हमारा क्या है, ये फोकल लेंथ है, तो इसको F लिख देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस OF के जगह पे U माइनस F लिख देता हूँ। अब आता है FP की बात। FP देखिए, FP का डिस्टेंस पहले से F है हमारा, तो FP तो हमारा F है ही, तो इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, F लिख देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा हमको बोर्ड को साफ हल्का करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। तो इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे हम आगे की ओर। तो चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। इसे अगर मैं मिटा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं देख नहीं पाऊंगा दोनों इक्वेशन को। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में जाने से पहले जिस तरह से मैंने उस पर देखा था, यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल को लूँगा। अब एक मैंने ये वाला लिया, इजीली आप लोग देख सकते हैं, और एक अब मैं ये वाला ले रहा हूँ। रेड कलर से जो मैंने लिया है उसी को आपको कंसीडर करना है, अभी देखना है और कुछ भी आप नहीं देखिएगा, ठीक है। इस दोनों को देखिए। अब इस दोनों में फिर मैं एंगल की बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ये दोनों एंगल इस दोनों ट्रायंगल के क्या हुए, बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए, तो उसी तरह से हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा GFI जो है, यानी कि एंगल GFI जो है वह बराबर होगा, देखिए GFI ये बराबर हो जाएगा BFP के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BFP के। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट से, फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग अब। और दूसरा जो हमारा होगा, अब देखिए यहाँ भी आपको एक राइट एंगल दिख रहा है और यहाँ भी एक राइट एंगल दिख रहा है। तो क्या ये दोनों राइट एंगल्स इक्वल होंगे, जी ये दोनों राइट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो अब इसका नेमिंग करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो IGF लिखिए, एंगल IGF ये इक्वल हो जाएगा एंगल हमारा BPF के, एंगल BPF के। कैसे, तो राइट एंगल से। कैसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, राइट एंगल से। देख लीजिए IGF और BPF दोनों राइट एंगल यहाँ पे बन रहे हो गए। अब जब दो एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए, तो तीसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा, जो आप लोगों को पता है। तो तीसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा हुआ,
एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल GIF ये बराबर है एंगल किसके, FBP के, F या PBF के भी लिख सकते हैं, PBF के। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पे देखिए आप FGIF और PBF ये दोनों एंगल, तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे, तीनों एंगल्स बराबर हो गए। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है कौन सा, साइड्स वाले। तो अब इसके साइड्स देखिए, इसका एक साइड्स क्या हुआ, IG हुआ, तो चलिए लिख देते हैं IG बटे, और इसका साइड्स क्या हुआ, ये वाला BP, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड BP लिख दिया। ये बराबर किसके हो जाएगा, GF यानी कि G से लेके F तक का डिस्टेंस, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस और इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस, यानी कि किसका, बटे FP के डिस्टेंस के बराबर। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये I से F और B से F, तो IF बाय BF। अब यहाँ से भी हमें क्या करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, इसका हमें कोई काम नहीं है थर्ड वाले को, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, यानी कि मिटा देते हैं। काम हमें इसी दोनों का है। अब देखिए ये IG जो है ये इमेज बना हुआ है, तो ये IG हमारा क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। तो इसको हम लिख सकते हैं IG हमारा हाइट ऑफ इमेज है। अब बात करते हैं कि ये BP क्या है, तो देखिए कि BP जो है, जो भी लाइट रेज पैरेलल ऑब्जेक्ट से आई थी वो पैरेलल लाइट है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस भी, और ये दोनों लाइट्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो OA हमारा ऑब्जेक्ट हाइट था, और ये जिस पोजीशन पे भी जाएगा सेम ही हाइट रहेगा, यानी कि OA जो है वो BP के बराबर है, और OA हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो BP भी हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच के डिफरेंसेस हर एक जगह पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OA BP के बराबर है, यानी कि BP हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब GF की बात करते हैं, GF हमें कैलकुलेट करना है। GF हमारा कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे GF निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसे GP माइनस FP कर देंगे। अगर मैं GP माइनस FP कर दूँ, ध्यान से देखिए, ये पूरे GP में अगर ये FP घटा दूंगा तो हमें GF आ जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। अब देखिए कि ये पूरा GP आखिर है क्या, G एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा इमेज बना है, और पोल से लेकर इमेज जहाँ पे बना है उस डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी कि GP हमारा है V, और FP हमारा क्या है, तो FP तो हमारा फोकल लेंथ है। F यहाँ पे देखिए, यानी कि फोकल का डिस्टेंस, तो ये हो गया F। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, GF के जगह पे V माइनस F लिख सकते हैं, और नीचे क्या होगा, नीचे क्या है हमारा FP है, तो FP तो पहले से फोकल लेंथ है, तो इसे F लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, पहले जो हमारा इक्वेशन था उसमें हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज लिए थे, तो जब दोनों इक्वेशंस को बराबर करने पड़ेंगे तो यहाँ भी हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि F बाय V माइनस F कर देते हैं। ये हो गया इक्वेशन हमारा 2, कुछ भी नहीं किया हमने, बस इसको उल्टा कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशंस को बराबर करेंगे तो इसके दोनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि पहले से हमारा आया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू U माइनस F बाय F, और दूसरे से हमारा आया सेम चीज़ F बाय V माइनस F, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F इंटू F क्या हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा UV माइनस UF, UV माइनस UF माइनस FV प्लस F स्क्वायर। अब क्या होगा, ये F स्क्वायर और उधर वाला F स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ये UV माइनस UF माइनस FV, ये कैंसिल होके 0 हो गया।
अब 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको आप इधर ही रहने दीजिए, यू भी को इधर रहने दीजिए और बाकी दोनों को इधर ले आइए, यानी कि यू एफ इधर आएगा तो प्लस यू एफ हो जाएगा और एफ भी इधर आएगा तो प्लस एफ भी हो जाएगा। तो अब हमारा ये इतना बन के आया। अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि बोथ साइड डिवाइडेड बाय यू भी एफ, दोनों साइड्स यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, यानी कि यू एफ बाय यू भी एफ प्लस एफ भी बाय यू भी एफ और इधर यू भी बाय यू भी एफ। हमने कुछ नहीं किया, दोनों साइड्स यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से यू कट गया, एफ कट गया, यहाँ से भी कट गया, एफ कट गया, यहाँ से यू भी कट गया, यू भी कट गया। तो क्या बचा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऊपर में 1 बचा और नीचे क्या बचा, तो भी बचा। यहाँ पे ऊपर में 1 बचा, नीचे क्या बचा, यू बचा, और यहाँ पे ऊपर में 1 बचा और नीचे क्या बचा, एफ बचा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया मिरर फॉर्मूला। चाहे किसी भी मिरर में आप कीजिएगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को चाहे जिस पोजीशन पे रख लीजिए, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। खुद फिगर बना के ट्राई कीजिए, 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।